नमस्कार क्लास 12th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप स्टार्ट कर दिए होंगे। ये जो हमारा केमिस्ट्री का बैच लॉन्च हुआ है, इसमें हम पूरे यूट्यूब पर फ्री केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको नोट्स भी मिलेगा। जैसे ये हमारा सॉलिड स्टेट, ये तीसरा हमारा लेक्चर है। जैसे ये सॉलिड स्टेट चैप्टर कंप्लीट होता है, लास्ट में एक लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये बेनिफिट है। और केमिस्ट्री को इतने लजीज और इतने मक्खन की तरह हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि आपको ना मजा आ जाएगा यार, मतलब फील आ जाएगा, हाँ कि मजा आ गया, है ना। चलिए आज जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है, लिखिएगा, वो है हमारा क्रिस्टल लेटाइस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लेटाइस एंड यूनिट सेल, ये हमारा आज टॉपिक का नाम है। इसको हम डिस्कस करेंगे, क्या होता है क्रिस्टल लेटाइस और क्या होता है यूनिट सेल। चलिए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होता है क्रिस्टल लेटाइस। क्या होता है क्रिस्टल लेटाइस, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये हम लोग पूरे साल हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, तो धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाते हुए चलेंगे। ऐसा ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वो हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करेंगे, एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, एकदम क्लास में याद हो जाए उस ढंग से पढ़ेंगे, है ना। चलिए अब हम इसको डिफाइन करते हैं। जो मार्केट में डेफिनेशन चल रहा है वो डेफिनेशन लिखते हैं। क्या होता है व्हेन लेटाइस पॉइंट्स आर, ये क्या होता है हम बात करते हैं लेटाइस पॉइंट। व्हेन लेटाइस पॉइंट्स आर अरेंज्ड इन 3D फॉर्म, है ना। When lattice points are arranged in regular 3D form, है ना, regular 3D form, then this structure is known as, यही मार्केट में डेफिनेशन चल रहा है, is known as क्रिस्टल लेटाइस। इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल लेटाइस। समझो मेरी बात को, यहां पर दो चीज आपको समझना है। पहले क्रिस्टल लेटाइस तो समझा ही रहा हूं, यहां एक नया टर्म आ गया लेटाइस पॉइंट। आओ समझते हैं कि लेटाइस पॉइंट क्या होता है। देखो लेटाइस पॉइंट क्या होता है। लेटाइस पॉइंट वो स्थान होता है जहां पर, लेटाइस पॉइंट एक ऐसा साइट होता है, एक ऐसा जगह होता है जहां पर आयंस, जहां पर एटम्स या जहां पर मॉलिक्यूल्स, ये सारे रह सकते हैं। मतलब एक ऐसा जगह जहां पर आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो जो जगह है उस जगह को लेटाइस पॉइंट बोला जाता है। फिर से समझो, एक ऐसा जगह जहां पर एटम, आयन या मॉलिक्यूल रहते हैं, वो हमारा लेटाइस पॉइंट कहलाता है। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों को? हाँ सर। तो जब लेटाइस पॉइंट ना आपस में रेगुलर तरीके से, क्या बोला, रेगुलर तरीके से अरेंज होगा 3 डायमेंशन में, तब जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, जो स्ट्रक्चर, जो संरचना आपके सामने बनकर नजर आएगी, वही होगा क्रिस्टल लेटाइस। अभी भी बच्चों लोगों को 30-35% ही समझ आया। 100% समझाने के लिए मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। आइए डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के लिए आपको क्या करना है, ये जो हमारा लेटाइस पॉइंट है उसको जो है रेगुलर तरीके से अरेंज करना है। तो ऐसे हम डाल देते हैं, ये हमारा लेटाइस पॉइंट है, ये हमारा लेटाइस पॉइंट्स है। देख रहे हो कितना बनाया, 1 2 3 4 5 6, एक और यहां पे बना लेता हूं 7। अब हमने यहां पे डाला है, इन दोनों के बीच में यहां पे डालो 1, यहां पे डालो 2, यहां पे डालो 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। फिर यहां इसके सामने 1, फिर यहां देख रहे हो रेगुलर तरीके से हम अरेंज कर रहे हैं 2, फिर यहां पे 3, फिर यहां पे 4, फिर यहां पे 5 और यहां पे 6, यहां पे 7, फिर इसके यहां पे हो गया, फिर इसके सामने यहां पे डालो। देख रहे हो कैसे हम अभी क्रिस्टल लेटाइस बनाएंगे, वो भी समझ लो आप। फिर इसके सामने, फिर इसके सामने, फिर इसके यहां पे सामने, फिर यहां पे डाल दो, फिर यहां पे इसके सामने और फिर यहां पे। ये हमने लेटाइस पॉइंट्स बनाए हैं जहां पर
आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं। अब हम इसको 3D तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है। अब ये 3D जैसा नहीं दिख रहा होगा, सर ये 3D कहां है, ये तो आपने डॉट 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 बना दिया, आपने मूर्ख बना रहे हो मेरे को। नहीं बच्चों, अब क्या है ना, सीधा सीधा लाइन पार देना है आपको। क्या करना है, सीधा लाइन पार देना है, मतलब पार देना मतलब बना देना, ये इस ढंग से, कुछ नहीं करना, बस आपको लाइनें चला देनी है इस डॉट पे से। ये डॉट हमारा लेटाइस पॉइंट है, इसको भूलिए नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पे बन गया, ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा हुआ है, चलिए हम इसको सीधा कर लेते हैं, जिससे वजह से अच्छा दिखेगा हमारा स्ट्रक्चर। जो हमारा क्रिस्टल लेटाइस बनेगा वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब दिखेगा। इसके लिए हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, देखते रहिए कैसे कैसे ये बन रहा है ना। ऐसे लाइन चला दीजिए आप, बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ गया। अब क्या करना है, अब इसको जोड़ दीजिए ना। देखिए इसको इससे और इसको इससे जोड़ते हैं, फिर इसको इससे जोड़ दो, फिर इसको आप इससे जोड़ दो, फिर यहां जोड़ दो, फिर इस डॉट को इससे और इस डॉट को इससे। देखो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, सर क्या चिड़चिड़ी बच्चों की तरफ पार रहे हो आप। देखो ना बच्चों, यहां पे इससे, इसको इससे मिलाओ, फिर इसको इससे मिलाओ, फिर इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, और भैया अरे ये थोड़ा ससुरा छोटा पड़ गया, तो चलो मैं यहां पे डाल देता हूं, ठीक है। अब सही है सर, और इसको यहां पे डालो, इसको इससे मिला दो, ठीक है बच्चों। अब क्या करो, इस वाले को इससे और इस वाले को इससे मिला दो, इस वाले को इससे मिला दो, इस वाले को इससे, इस वाले को इससे। देखते रहो कैसे स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, है ना। फिर यही सिमिलरली काम यहां पे करना है आपको, यहां मिला दो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे और इसको इससे। मजा आ गया। ये जो हमारे सामने स्ट्रक्चर बन के नजर आया ना, यही है हमारा प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर क्रिस्टल लेटाइस। ये क्या है, क्रिस्टल लेटाइस हमारा बन गया। यहां पर जो आपको ये डॉट डॉट नजर आ रहा है, यही हमारा लेटाइस पॉइंट है। यही क्या है हमारा बच्चों, यही हमारा लेटाइस पॉइंट। जहां जहां डॉट नजर आ रहा है आपको, यहां पे जो है क्या रह सकता है, यहां पे एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं, यही स्थान जो है। तो मैंने बोला कि ये जो लेटाइस पॉइंट है, अगर ये रेगुलर तरह से अरेंज है, क्या बोला सॉरी, ये जो लेटाइस पॉइंट है ये रेगुलर तरीके से अरेंज है 3D में, 3 डायमेंशन में। अगर ये रेगुलर तरह से 3 डायमेंशन में यहां पर जुड़े हुए हैं, तब जाके जो स्ट्रक्चर बनता है ना, उस स्ट्रक्चर को क्रिस्टल लेटाइस कहते हैं। फिर से समझा दूं बच्चों, ये जो आपको लेटाइस पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये लेटाइस पॉइंट अगर 3 डायमेंशन में एक दूसरे से जब जुड़ेंगे, तब जो स्ट्रक्चर बन के नजर आएगा वो हमारा स्ट्रक्चर क्रिस्टल लेटाइस कहलाएगा, ठीक है। अभी और सारे एग्जांपल्स है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। हम क्या करते हैं, ये देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर में आपको क्यूब 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 नजर आ रहा है। इसमें से ना हम एक एक क्यूब को पकड़ते हैं, देखिए कैसे, देखिएगा, यहां से क्यूब को यहां पर लाके ये क्यूब को ऐसे पकड़िए और यहां पे ला दीजिए। क्या बोला मैंने, इस क्यूब को यहां पर पकड़िए और यहां ला दीजिए। हम इसी क्यूब को बना लेते हैं यहां पर। हाँ सर बना ले, हाँ सर बना लो। आप देखते रहो आप कैसे इस क्यूब को हम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा और बढ़िया से समझिएगा कैसे हम लोग यहां पे ये क्यूब को बना रहे हैं। ये इस पॉइंट को इससे कनेक्ट कर दिया, इस पॉइंट को इनसे कनेक्ट, और इसको यहां से पूरा कनेक्ट कर लिया हमने। और आपको पता ही होगा यहां पर लेटाइस पॉइंट होते हैं, यहां पर लेटाइस पॉइंट होते हैं। सर व्हाट इज लेटाइस पॉइंट? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज लेटाइस पॉइंट, द साइट वेयर एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स कैन स्टे। जहां पर एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस का रहने का जगह होता है ना बच्चों, वो होता है हमारा लेटाइस पॉइंट, जो कि यहां पर कॉर्नर पर आप देख रहे हो, यहां पे लेटाइस पॉइंट होता है। अभी मैं आगे बताऊंगा, जरूरी नहीं है कि लेटाइस पॉइंट आपको यहीं पर नजर आए, है ना। लेटाइस पॉइंट आपको कॉर्नर पर ही नजर आए, ऐसा नहीं होता है, कॉर्नर पर भी होता है। ये क्यूब के सारे फेसेस पे भी हो सकते हैं। आपको पता होगा कि एक क्यूब में कितने फेस होते हैं सर? 6 फेस होते हैं। और एक क्यूब में कॉर्नर कितना होता है सर? 8 कॉर्नर होता है। तो 8 कॉर्नर पे भी हो सकता है।
ये क्यूब के 6 फेसेस पे हो सकता है। ये क्यूब का जो एज देख रहे हैं, ये एज है, ये सारा एज है। इसको आगे चलकर हम एक्सियल लेंथ पढ़ेंगे, इस पर भी हो सकता है लेटाइस पॉइंट, और बॉडी के बीचों बीच लेटाइस पॉइंट हो सकते हैं। तो लेटाइस पॉइंट यहां पर कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर अभी बात जो कर रहे हैं वो समझिए आप फिलहाल में, ठीक है। ये हमारा ये जो एक सिंगल क्यूब आ गया आपके सामने, ये क्यूब सिंगल जो है ये है हमारा यूनिट सेल। ये क्या है बच्चों? ये है हमारा यूनिट सेल। आसान है। मतलब सुनिए, एक सिंपल सा बात समझिए ना, ये जो रूम, जिस रूम में आप मेरा ये लेक्चर कर रहे होंगे, वो रूम का एक दीवार जो है, एक वॉल जो है, वो वॉल हो गया पूरा क्रिस्टल लेटाइस, और उस वॉल में जो एक ईंट होगा ना, वो एक ईंट हमारा यूनिट सेल हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, जिस तरह से हमारा दीवार, हमारा जो दीवार होता है, वॉल होता है, वो बहुत सारा ईंट से मिलकर बना होता है, तो वो एक सिंगल ईंट हमारा यूनिट सेल है। और जो दीवार पूरा बन के बहुत सारा ईंट जो है, बहुत सारा ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट हमने जोड़ा, तो बहुत सारा जब ईंट मिल गया तो हमारा दीवार बन गया। तो सिमिलरली हमारा जो बहुत सारे यूनिट सेल से जो हमारा स्ट्रक्चर मिलके बनता है, वो हमारा क्रिस्टल लेटाइस होता है। और अगर उसमें से एक क्यूब की बात करें तो वो हमारा यूनिट सेल होता है। समझ में आया? तो बहुत सारे यूनिट सेल से हमारा क्रिस्टल लेटाइस बनता है, और उसमें से एक यूनिट निकाल ले, उसमें से एक क्यूब खींच ले, तो वो हमारा यूनिट सेल हो जाएगा बच्चों। समझ में आया? ओके स्टूडेंट्स, यूनिट सेल और क्रिस्टल लेटाइस आपको समझ में आया। हम क्रिस्टल लेटाइस की डेफिनेशन भी लिखा दिए हैं, और हम यूनिट सेल का डेफिनेशन लिखवा देते हैं। जो मार्केट में डेफिनेशन चल रहा है, वो डेफिनेशन आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। क्या होता है यूनिट सेल? देखिए, आपको पता है ना कि ये जो यूनिट है, मतलब ये जो हमारा क्यूब है, इस क्यूब को अगर हम बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो क्या बनेगा? सर आप ना इस यूनिट को, यानी ये जो हमारा क्यूब है, इसको बार बार रिपीट करिएगा ना, तो क्रिस्टल लेटाइस बनेगा, है ना। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी क्रिस्टल लेटाइस का। तो इसमें हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट 3D, है ना। क्या लिख सकता हूं? स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशन यूनिट, ना ऐसे लिख सकता हूं, स्मॉलेस्ट 3D रिपीटिंग यूनिट, है ना। स्मॉलेस्ट 3D रिपीटिंग, smallest 3D repeating unit which forms crystal lattice। किसी भी क्रिस्टल लेटाइस का वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो बार बार अगर रिपीट हो गया तो क्रिस्टल लेटाइस फॉर्म करेगा। ठीक है, ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। यहां धुआं धुआं नजर आ रहा होगा, इधर हमने पूजा करके अगरबत्ती जलाया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, उधर चले जाइए भगवान, हाँ चारों तरफ फैल जाइए आप। हाँ, तो अब ना हम पैरामीटर्स की बात करते हैं। एक यूनिट सेल में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं इसके बारे में हम बात अब करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मैं इसको हम मिटा देते हैं, ये सारे लेटाइस पॉइंट को कुछ समय मैं ना इस यूनिट सेल को मिटाता हूं, है ना। यहां पे हमें कुछ पैरामीटर्स बनाने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम बात करते हैं। ठीक है, अरे मिर्जा भाई क्यों परेशान कर रहा तो मुझे। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं एक क्यूब बनाता हूं जिसमें हम पैरामीटर समझने वाले हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, हमें कुछ पैरामीटर से समझना है जिसके वजह से मुझे फिर से एक क्यूब बनाना है। एक यूनिट सेल में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं ये समझने के लिए देखिए, हम मान लेते हैं ये जो हमारा एक्सियल लेंथ होता है, ये सारा एक्सियल लेंथ होता है, तो इस वाले को ए मानते हैं, इस वाले को बी मानते हैं और इस वाले को सी मानते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ए और बी के बीच में जो कुछ एंगल बन रहा है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है
उसके बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा गामा बनता है। क्या बनता है? गामा। और देखिए बी और सी, देख रहे हैं बी और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, बी और सी के जो बीच में एंगल बन रहा है सर, वो बनता है अल्फा। क्या बनता है? अल्फा। और ए और सी के बीच में, देख रहे हैं ए और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है, तो डेफिनेटली ये गामा, ये बीटा, तो ये सॉरी ये गामा और ये क्या बोल रहा हूं, ये गामा, ये अल्फा, तो ये हमारा बीटा बनेगा ए और सी के बीच में। तो यही बात हम लिख देते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए तो हमारा एक्सियल लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एक्सियल लेंथ की बात करेंगे, एक्सियल लेंथ की बात करेंगे। तो एक्सियल लेंथ हमारा कौन कौन हो गया? ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, ठीक है। अगर एक्सियल एंगल की बात करें, एक्सियल एंगल की बात करें तो हमारा क्या बनेगा? अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, ओके। कहां पर कौन कौन सा एंगल बना है वो भी मैं बता देता हूं। देखिए क्या बना है सर, ए और बी के बीच में, यहां पे मैं लिख देता हूं ए एंड बी के बीच में कौन सा एंगल बना है? ए और बी के बीच में गामा एंगल बना है सर, तो मैं लिख दिया। और देखते रहिए ए और बी। अब देखिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, बी और सी के बीच में, बी एंड सी के बीच में कौन सा एंगल बना है? अल्फा बना है। और ध्यान से देखिएगा बी एंड सी हो गया, उसके बाद हमारा ए और सी के बीच में, देखिए ए एंड सी के बीच में कौन सा एंगल बना है? ए और सी के बीच में बीटा बना है। इसको बउआ ध्यान से समझ लेना, काफी महत्वपूर्ण बात है, यहां जगह नहीं था फिर भी मैं बता दिया हूं। ये पैरामीटर्स होते हैं, ये क्या होता है? पैरामीटर्स होते हैं। अगर पूछ दिया कितना पैरामीटर होता है तो टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं, ए बी सी और एंगल मिला के अल्फा बीटा गामा, ये 6 पैरामीटर्स होते हैं। इसको बउआ लोग आप लोग लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट बात है, फटाक फटाक लिखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक है, ये सब जो आपको दिख रहा है इमेजिनरी लाइन, ये लाइन एक्चुअल में होता नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन होता है, ये इमेजिनरी लाइन है, तो उसी को एक्सियल लेंथ बोल दिया है। और इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको एक्सियल एंगल बोल दिया। इसको आप बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी। इसको नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं, फटाफट नोट करिए। तो चलिए अब स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का कितना टाइप होता है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यूनिट सेल के जनरली तो बात करें 3 टाइप ही होता है, जनरली हम बात करें तो 3 टाइप ही होता है। एक होता है हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं, इसको ब्रैकेट में एससीसी भी बोलते हैं। और प्रिमिटिव यूनिट सेल अगर है तो पीयूसी भी बोल देते हैं कभी कभी। जेईई एडवांस में एक बार क्वेश्चन आया था, तो चलो कोई बात नहीं है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद है हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को हम ब्रैकेट में एफसीसी भी बोल देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, वो आता है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम ब्रैकेट में मतलब शॉर्ट फॉर्म में बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोलते हैं। आइए बारी बारी से समझते हैं। सर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? इसका मार्केट में जो डेफिनेशन चल रहा है वो डेफिनेशन में आपको बता देता हूं कि सुनिएगा, व्हेन 8 लेटाइस पॉइंट्स, लेटाइस पॉइंट तो आपको बता दिया क्या होता है सर। लेटाइस पॉइंट होते हैं ऐसे जगह जहां पर एटम्स मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो व्हेन 8 लेटाइस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द corners of an unit cell, ठीक है, जब 8 लेटाइस पॉइंट किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पे मौजूद होते हैं, यूनिट सेल इज सेड टू बी सिंपल, डायरेक्ट लिख दो ना, एससीसी कहलाते हैं।
जब किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पर सिर्फ और सिर्फ 8 एटम मिलेंगे और कहीं एटम नहीं मिलेगा, उसी को हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सर समझाइए। बिल्कुल समझाएंगे। देखिए, ये हमारा यूनिट सेल, ये यूनिट सेल, ये यूनिट सेल, ये यूनिट सेल, ये यहाँ पे यूनिट सेल नहीं है ना, ये है लैटिस पॉइंट्स। अब इसको अरेंज करिए सर। चलिए अरेंज करते हैं। यहां से इसको अरेंज किए, यहां से इसको, यहां से इसको, यहां से इसको, फिर इसको इससे जोड़े, इसको इससे जोड़े, इसको इससे जोड़े, और भैया इसको इससे जोड़े। मिला दो। अब इसको क्या करो, मिला दो इसको। अब हमारा एक यूनिट सेल तैयार हुआ। अब आप देख रहे हो कि हर एक कॉर्नर पर आपको लैटिस पॉइंट दिख रहे होंगे, हर एक कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट दिख रहे होंगे। देखे तो कहने का मतलब किसी यूनिट सेल के सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर ही अगर लैटिस पॉइंट होंगे, देख रहे हैं, ये कॉर्नर पर ही लैटिस पॉइंट आपको दिख रहे हैं, तो इस तरह का यूनिट सेल हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है, जिसमें किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पर ही एटम्स मौजूद होते हैं और कहीं नहीं होते। एटम्स हो, आयंस हो, सिर्फ कॉर्नर पर ही मौजूद होते हैं और कहीं नहीं होते। तो इस तरह का यूनिट सेल हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है। बच्चों समझ में आ गया? अब सुनिए, अगर हम इसकी जेड इफेक्टिव नंबर की बात करेंगे, हम अभी सबका जेड इफेक्टिव भी निकालेंगे। अगर हम इसके जेड इफेक्टिव नंबर की बात करें तो सर जेड इफेक्टिव नंबर क्या होता है? जेड इफेक्टिव नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें कितना कंट्रीब्यूशन है किसी यूनिट सेल में, एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है, वही जेड इफेक्टिव नंबर होता है। अब अगर आप बात करोगे, अभी देखो मैं बोला ना, ये चैप्टर पूरी तरह से विजुअलाइजेशन पर बेस्ड है। इस चैप्टर में जितना ज्यादा आप सोच पाओगे उतना ज्यादा आप इस चैप्टर को अच्छा कर पाओगे। आपका विजुअलाइजेशन, सोचने की जो क्षमता है, जो कहीं और अभी आजकल रह रहा कि उसके गली में राउंड मारेंगे, कहीं उसका भैया निकल गया तो कैसे भागेंगे, दीवार कूद के भागेंगे कि वहां पर औरत बन जाएंगे, ऐसे ओढ़ लेंगे दुपट्टा, कहेंगे भैया भैया, या भिखारी बन जाएंगे ऐसे, ए मदद दे दे, इस तरह से ऐसा कर लेंगे। तो ये जो बुद्धि आप वहां पे लगा रहे हो, ये बुद्धि ना आप इस चैप्टर में लगा दो, ठीक है ना। इस चैप्टर में वो सारा विजुअलाइजेशन पावर लगा दोगे तो ये चैप्टर आपका बहुत ही सुंदर निराला हो जाएगा। इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि हम उससे मिलने जाएंगे तो उसका भैया कहीं देख लिया तो हमको जो है, ये जो है ना शर्ट वैसे कर लेना है, भिखारी बन जाना है, ए बाबा शैनुजा, ए बाबा 10 रुपए दे दे। तो ये सब दिमाग नहीं लगाना बच्चों, है ना। ये सब दिमाग अपने इस चैप्टर को देना है, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छा करने के लिए सोचना है। तो ये जो किसी भी यूनिट सेल का ना, सुनिए, किसी भी यूनिट सेल का जो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है। अब इसको समझाने के लिए, मुझे पता है ये आपको समझ अभी नहीं आएगा, मैं समझाता हूं। मान लीजिए, सुनिए, जिस रूम में आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो एक रूम है। हाँ, हो सकता है कि उसके बगल में भी एक रूम होगा। हाँ सर। अब इस वाले के इसके पीछे भी एक रूम होगा। सोचिए, वहां वाला विजुअलाइजेशन यहां पे लेके आइए। क्या बोला कि जिस रूम में आप मेरा वीडियो देख रहे हो, सुनो, जिस रूम में आप मेरा वीडियो देख रहे हो उसके बगल वाला में भी एक रूम है, उसके सामने भी एक रूम है, बगल वाला के सामने में भी रूम है ना, और उसके ऊपर में भी है, उसके बगल वाला के ऊपर में भी है, फिर उसके सामने वाला के ऊपर में भी है, फिर उसके इसके बगल के उसके ऊपर वाला में भी रूम है ना। तो सुनो, अगर ऐसा आप सोचने में सफल होते हो, मैं समझाता हूं। देखो हम क्या करेंगे, देखो यहां पर यह एक रूम है, फिर इसके बगल में भी एक रूम है। हाँ सर। फिर इसके पीछू भी एक रूम है। हाँ सर। फिर इसके अग्गू भी एक रूम है, इसके बगल में भी रूम है। 4 गो रूम बन गया। हाँ सर, 4 गो रूम बन गया। क्या इसके ऊपर भी एक रूम होगा ना? हाँ सर, इसके ऊपर में भी एक रूम होगा। इसको बड़ा बना दे। चलिए, बहुत बच्चों को समझ नहीं आएगा तो बड़ा बना देते हैं। देखो, एक यहां रूम होगा। हाँ सर। एक इसके बगल में रूम होगा। हाँ सर। फिर इसके पीछे रूम होगा। हाँ सर। फिर उसके बगल वाले के पीछे रूम होगा। हाँ सर। अब क्या ऊपर में भी रूम हो सकता है? हाँ सर।
फिर इसके यहां पे एक रूम होगा, हाँ सर, फिर एक यहां पे रूम होगा, हाँ सर, देखते रहना आप, फिर इसके ऊपर रूम होगा, हाँ सर, फिर यहां एक ऊपर रूम होगा, हाँ सर। मान लो अगर हम यहां पर बीचों बीच कोई एक चीज रख दे या कोई एक एटम रख दे, तो वो कितने से कंट्रीब्यूशन में आएगा, कितने से वो टच में आएगा, ये बताओ आप, बताओ कितने से टच में आएगा सर, कितने से टच में आएगा। देखिए इस पूरे गोल एटम का जो भाग है, यहां देखिए एक नीचे वाले से आएगा, नीचे वाले से आएगा, नीचे वाला रूम से आएगा, फिर ऊपर वाला रूम से आएगा, दो हो गया। फिर यहां जो है नीचे वाले रूम से, यहां से, फिर इससे जो है दो भाग में आएगा, इसका भी दो भाग आएगा, फिर इसका भी दो भाग आएगा, फिर इसका भी दो भाग आएगा। और अगर हम एक का बात करेंगे, एक का, फिर इस हम कहेंगे सिर्फ एक रूम का कंट्रीब्यूशन कितना है, एक रूम का, तो वो आप बोलेंगे 1/8 का कंट्रीब्यूशन है ना। एक रूम का हम बात करें तो 1/8 का कंट्रीब्यूशन है। वही बात मैं बोल रहा हूं कि ये यूनिट सेल के इधर भी एक यूनिट सेल, उसके पीछे भी यूनिट सेल है ना। इस तरह से आप समझ सकते हो, जो कॉर्नर पर जो एटम आपको दिख रहे हैं, इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है यूनिट सेल में, सर 1/8 होता है। जैसा मैंने आपको यहां पर समझा दिया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया बच्चों, जितना ज्यादा विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा आप इस चैप्टर को समझ पाओगे। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अरे सिंपल सी बात है, एक ऊपर छत है, एक नीचे है, एक ऊपर है, फिर नीचे है, ऊपर है, नीचे है, ऊपर है, नीचे, बीच में एक रख दो और फिर कहो कि एक रूम में ये गोला, ये जो स्फेरिकल चीज दिख रहा है या एटम दिख रहा है, एक रूम में कितना शेयर हुआ होगा। देखो ये एक गोला है, 8 रूम इसको शेयर कर रहा है, देखो 8 रूम अगर शेयर कर रहा है, चलो 8 रूम शेयर कर रहा है, ठीक है, 8 रूम इसको शेयर कर रहा है। हम कहेंगे एक रूम कितना शेयर कर रहा है, तो एक रूम, ये देखो ये एक रूम इतना शेयर करेगा, तो देखो 8 रूम है, सब 1/8 कर रहा है, ये भी 1/8 कर रहा है, 1/8 ये भी कर रहा है, 1/8 ये भी, 1/8 ये भी, है ना, 1/8 ये भी कर रहा है शेयर, 1/8 ये भी कर रहा है, 1/8 ये भी कर रहा है। देखो 8 ही है ना, 1/8 ये भी कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल को जोड़ोगे ना तो 1 के बराबर होगा। टोटल को जोड़ो, सर है कितना 1/8, कितना है 8 को है, ये कटो कितना आएगा 1 आएगा। समझ में आया? ये बात होना चाहिए। तो कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन सर 1/8 होता है। ये बात खोपड़ी में घुसा लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, करें आगे बात। ये सब विजुअलाइजेशन पर बेस्ड है बच्चों, जितना आप सोच पाओगे उतना आपका ये बेस्ट चैप्टर होता जाएगा। ठीक है, तो इसको हार्ड उड़ नहीं मानना है, बहुत इजी है। जितना सोच सकते हो, सोचने की क्षमता जितना अच्छा होगा उतना ये चैप्टर अच्छा होगा। तो जेड इफेक्टिव नंबर कैसे निकालेंगे? सर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और कॉर्नर है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है कितना 8, तो ये काटेंगे तो कितना आएगा सर 1, तो इसका जेड इफेक्टिव नंबर कितना होगा 1 हो जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में सर, हम एफसीसी के बारे में बात करते हैं। सिंपल सा बात लिखेंगे, when 8 lattice points are, देखते रहिएगा, when 8 lattice points are present at the corners of an unit cell and 6 lattice points are present at the faces of unit cell। सुनिएगा मेरी बात को, 8 लेटाइस पॉइंट तो कोना पर होना ही चाहिए, 8 लेटाइस पॉइंट तो कॉर्नर पर होना ही चाहिए। उसके साथ साथ जो यूनिट सेल है उसके सारे फेसेस पे एक एक लेटाइस पॉइंट अगर होगा तो उस तरह का जो यूनिट सेल होगा वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगा। सर मुझे बता देते तो काफी आनंद आ जाता। दिखाता हूं, देखो दिखाता हूं, आराम से देखिएगा और समझिएगा आप ध्यान से, ठीक है, तब मजा आएगा आपको। खुद से समझिए, हम तो बता रहे हैं, आप समझने का कोशिश करिए, ठीक है, समझ में आएगा। देखिए, ठीक है, देखिए सही से नहीं बना, चल कैसे बना लियो डायग्राम आप, चलो बच्चों लो, बना।
चलिए कुछ हद तक तो बना। हाँ सर, अब हम क्या करते हैं, 8 लेटाइस पॉइंट इसके कॉर्नर पर डालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटाइस पॉइंट कॉर्नर पर चला गया। उसके साथ साथ 6 लेटाइस पॉइंट इसके फेसेस पे डालो, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, क्यूब है, और क्यूब का कितना फेस होता है सर, 6 फेस होता है। तो 6 फेस पर डालो, 1 2 3 4, और एक पीछे वाला इसके, एक पीछे वाला और एक इसका आगू वाला। देख रहे हो, एक पीछे में डाला और एक आगे में डाला, 6 हो गया ना। 1 2 3 4, और एक पीछे वाला जो फेस होगा और एक इसका आगे वाला फेस होगा, 8 पे चला गया। अब सुनो, हम जानते हैं इसका जो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है वो 1/8 है, लेकिन इसके फेस का कितना कंट्रीब्यूशन है। अरे बच्चा एक बात बताओ मेरे सुनहले बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये आपके घर का एक छत है, ये आपके घर का एक छत है, ठीक है। इसके बीच में कोई एक बॉल रखा हुआ है, ठीक ठीक है सर, और इसके ऊपर भी एक छत को बना दिया जाए इस तरह से, तो ये बॉल जो है, ये बॉल कितने क्यूब से कांटेक्ट में है, यानी ये बॉल जो है कितने क्यूब से कांटेक्ट में, अगर मानो कितने छत से कांटेक्ट में है सर, दुइये गुना छत से कांटेक्ट में है। अरे देखो देखो मेरे प्याले नन्हे मुन्ने बच्चों, ये देखो ये देखो, सिंपल सी बात निकलता हूं। और क्या ले लूं बच्चे लोगों को समझाने के लिए, क्या ले लूं, देखो मैं ये ले लेता हूं। अब समझिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये हमारे पास विक्स है, ठीक है। मैंने, देखिएगा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास विक्स है, मैंने इसको इस पे रख दिया। ये हमारा एक छत था, मान लो एक छत है, इसके बीचों बीच मैंने इसके फेस पे रख दिया। हाँ सर रख दिया। और उसके बाद ये हमारे पास नोटबुक है, जो दूसरा हमारा कोई भी यूनिट सेल होगा, इस पे रख दिया। अब बताओ वो जो हमारा विक्स है, अब वो जो हमारा विक्स है वो कितने से कांटेक्ट में है सर, एक ये नोटबुक से कांटेक्ट में है, और ये सर ये इससे कांटेक्ट में है। तो कितना चीज से कांटेक्ट में हुआ सर, दुइये को चीज से कांटेक्ट में हुआ। मैं कहूंगा बताओ एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, यानी एक का हम पूछेंगे इसका कंट्रीब्यूशन कितना है इसमें, तो कहोगे 1/2। एक का कंट्रीब्यूशन कितना है सर, 1/2। कहां गया मेरा मार्करवा, यहां। सर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, यहां पर इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा सर, 1/2 होगा। तो फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है सर 1/2 होता है। एज सिंपल एज दिस, इससे सिंपल कुछ नहीं। तो जो हमारा यूनिट सेल जो हमारा फेस वाला है, यानी फेस पर जो लेटाइस पॉइंट है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। 1/2 हो गया, तो इसका जेड इफेक्टिव नंबर क्या होगा बताइए, इसका जेड इफेक्टिव नंबर क्या होगा सर। कॉर्नर पर है 1/8 का कंट्रीब्यूशन, और कॉर्नर पर कितने हैं लेटाइस पॉइंट, 8 गो है, तो गुणे 8 प्लस में सर एक क्यूब में फेस कितना होता है सर, 6 फेस होता है, तो लिख देंगे 6, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2 है सर। इसको कट करिए, इसको काटेंगे तो 1 आएगा, और इसको काटेंगे तो 3 आएगा। तो यहां से जो जेड इफेक्टिव नंबर होता है एफसीसी के लिए, वो हो गया 3 + 1 दैट इज 4। दैट इज व्हाट, 4। नुम्मा, एकदम नुम्मा है ये, नुम्मा, बहुत इजी। अब लास्ट हम बात करते हैं, वो है हमारा बॉडी सेंटर, ठीक है, सिंपल एकदम। क्या होता है बॉडी सेंटर, देखिएगा और समझिएगा। व्हेन लेटाइस पॉइंट्स आर, नहीं, व्हेन 8 लेटाइस पॉइंट ना, जब 8 लेटाइस पॉइंट, व्हेन 8 lattice points are present at the corners as well as जरूर लगाइए, as well as इसमें नहीं लगाया था, चलिए कोई बात नहीं, as well as, हाँ, one unit cell या one lattice point is present in the body of unit cell, that type of unit cell
इज नोन एज, ध्यान से देखिएगा, इज नोन एज बॉडी सेंटर, जिसको हम बीसीसी बोलते हैं। बहुत सिंपल है भाई, इतना लगता है बहुत सिंपल। जब 8 लेटाइस पॉइंट कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, निश्चित है कॉर्नर पर तो होना ही है, और उसके साथ साथ एक लेटाइस पॉइंट ना, एक लेटाइस पॉइंट उसके बॉडी के बीचों बीच होगा, तो इस तरह का जो यूनिट सेल बनेगा वो बॉडी सेंटर्ड वाला होगा। बना दे बच्चों? हाँ सर बना दीजिए। लीजिए बना देता हूं, ये देखिए, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए बनेगा। हाँ सर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, आप बना रहे हो, बन गया। सर थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसको सही से बना लीजिए, बन गया। अब 8 लेटाइस पॉइंट तो कॉर्नर पर डालना ही पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डाल दिया, और एक लेटाइस पॉइंट ना बॉडी के बीचों बीच होगा, ये इस तरह से, इसके बॉडी के बीचों बीच, ये तो इस तरह का जो यूनिट सेल होगा वो हमारा बॉडी सेंटर होगा। आपको पता है बच्चों कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन सर 1/8 होता है, और बॉडी का कोई कंट्रीब्यूशन है? आप बताओ। सुनो, मैं ना इस रूम के बीचों बीच हूं, तो मेरे ऊपर कितना भी छत बन जाए तो क्या मैं उस छत से कांटेक्ट में रहूंगा? अगर हम यहां पर खड़े हैं, यहां पर अगर हम खड़े हैं, तो क्या हमारे ऊपर कोई भी छत होगा तो क्या हम उससे सट पाएंगे? नहीं सट पाएंगे। तो ये जो बीच में जो है ना, ये बीच में जो एटम दिख रहा है, ये एटम किसी के टच में आएगा ही नहीं, ये पूरा पूरा एक एटम खुद का होगा, ये कंट्रीब्यूशन किसी से करेगा ही नहीं, तो इसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा, पूरा 1, ये किसी से सटिए नहीं रहा है, देख रहे हैं, ये बॉडी के बीचों बीच में है। अगर इधर कोई यूनिट सेल बन जाए, या इधर बन जाए, पीछे बन जाए, ऊपर बन जाए, कहीं भी बन जाए, क्या ये एटम से वो सटेगा? नहीं सटेगा। तो अगर सर हम इसकी जेड इफेक्टिव नंबर की बात करते हैं, अगर इनसे जेड इफेक्टिव नंबर की बात करते हैं, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, और कॉर्नर पर लेटेस्ट पॉइंट है कितने? 8, और एक बॉडी के बीचों बीच है जिसका किसी से कंट्रीब्यूशन नहीं है। आइए करते हैं, ये कटेगा 1 टाइम में, तो जेड इफेक्टिव नंबर जो है बीसीसी के लिए वो 1 और 1 + 1 दैट इज 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। एक हमारा ईसीसी भी होता है जिसको इंड सेंटर्ड बोलते हैं। लो ऊपर में ही बताता हूं, कहां बता दूं, पहले आप इसको ना स्क्रीनशॉट कर लो या लिख लो पहले, फिर इंड सेंटर्ड बताते हैं, उसके लिए जगह बनाना पड़ेगा। चलिए फटाफट लिखिए। चलिए बच्चों, मैं इधर बता देता हूं इस चीज को, है ना। चलिए, इंड सेंटर के लिए जगह चाहिए। एक होता है हमारा इंड सेंटर्ड, जो कि बहुत आसान है, वो तो काफी आसान है यार, ये तो कुछ है ही नहीं। इंड सेंटर्ड बहुत ही लाजवाब तरीके से बताते हैं। एक होता है हमारा इंड सेंटर्ड, जो कि फेस सेंटर्ड का ही एक टाइप मान लो है। 2 बार ही लिख रहे हो सर। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको ईसीसी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या होता है सर, देखो, अगर इसका डेफिनेशन समझो, जो मार्केट में चल रहा है वो है कि 8 लेटाइस पॉइंट तो कॉर्नर पर होने ही चाहिए। व्हेन 8 लेटाइस पॉइंट्स आर, व्हेन 8 लेटाइस पॉइंट्स आर, when 8 lattice points are present at the corners of unit cell, corners of an unit cell, as well as 2 lattice points are present. 2 lattice points are present at the opposite faces, of an unit cell. बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ देखो, 8 लेटाइस पॉइंट तो कॉर्नर पर होने ही चाहिए, उसके साथ साथ 2 लेटाइस पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट वाले फेसेस पे होने चाहिए। सर डायग्राम बनाइए फिर तो समझ आएगा।
चलिए डायग्राम बना देते हैं और आपको समझा देते हैं। बढ़िया से समझाइए सर। हाँ बच्चों, बढ़िया से ही समझाएंगे, ध्यान से देखिए और समझ जाइए। देखिए क्या बोला, 8 लेटाइस पॉइंट तो कॉर्नर पर होने ही चाहिए। चलिए 1 2 3, आराम से सर, 4 5 6 7 और ये 8 लेटाइस पॉइंट कॉर्नर पे, और 2 लेटाइस पॉइंट एक दूसरे फेस के अपोजिट फेसेस पे। अगर आप ये ऊपर डाल रहे हो एक लेटाइस पॉइंट, तो एक इसके जस्ट सामने डालना है आपको, अपोजिट फेस पे, ठीक है। अगर आप यहां पे डालते तो इसके जस्ट अपोजिट में डालना रहता फेस पे। तो इस तरह का जो हमारा यूनिट सेल बनता है, ये हमारा इंड सेंटर्ड बनता है। इसका जेड इफेक्टिव नंबर की बात करें सर, इफ वी विल टॉकिंग अबाउट जेड इफेक्टिव नंबर की बात करो सर, 8 लेटाइस पॉइंट कॉर्नर पर है, तो कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का 1/8 है कितने, 8। और सर फेसेस पे कितने हैं सर, फेसेस पे 2 है, और दोनों का कंट्रीब्यूशन 1/2 अभी बताया। कंट्रीब्यूशन फेस का 1/2 और है कितने, 2। सर ये कटेगा 1 बार में, ये भी कटेगा 1 बार में, तो 1 + 1। सर यहां पर जो ईसीसी के लिए जो जेड इफेक्टिव नंबर है वो 2 आता है, इंड सेंटर्ड के लिए। सिंपल है सर, कितना आसान है। तो इसको भी आप नोट करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारा जो समझ सकते हो कि कौन सा एंगल बनेगा, कौन सा एक्सियल लेंथ है, उसका एग्जांपल्स है, वो सारा एक आपको मैं बताता हूं, ठीक है। वो एक चार्ट है, एक फ्लो चार्ट समझ सकते हो, एक चार्ट है। वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से सवाल आते हैं, वो चार्ट के बारे में अभी बता रहे हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम एक चार्ट बनाने वाले हैं, वो आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर हम लिख देंगे क्रिस्टल सिस्टम। यहां पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, क्रिस्टल सिस्टम। ये क्या है, क्रिस्टल सिस्टम। इसमें हम लिखेंगे क्रिस्टल सिस्टम। ये हमारा पॉसिबल वेरिएशन, इसमें किस किस तरह के यूनिट सेल बन सकते हैं। यहां हमारा होगा एक्सियल एंगल, नहीं एक्सियल लेंथ पहले लिखते हैं, ठीक है। ये एक्सियल लेंथ, और ये होगा हमारा एक्सियल एंगल्स होगा, और ये होगा हमारा यहां पर एग्जांपल्स। ध्यान से देखिए चार्ट हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए इस तरह का चार्ट के लिए आप एक ट्रिक याद रखिए। ये हमारा ऊपर में ट्रिक लिख देता हूं, ये है ट्रिक ये है, सुनिएगा ध्यान से। क्यूट है ना, ध्यान से देखिएगा। क्यूट और मोटी रोशनी है। ये ट्रिक आप याद रखिए, क्यूट और मोटी रोशनी है। इससे CU से हो जाएगा हमारा, देखिए किसका मतलब है वो मैं बता रहा हूं। CU का मतलब है, TE का मतलब है, OR का मतलब है, MO का मतलब है, TI का भी मतलब है, और RH का मतलब है, और HE का मतलब है। क्या है मतलब, CU से क्यूबिक, TE से टेट्रागोनल, है ना, OR से ऑर्थोरोम्बिक, MO से मोनोक्लिनिक, TI से ट्राइक्लिनिक, RH से रोम्बोहाइड्रल, और HE से हेक्सागोनल। जी भाई क्या ट्रिक है, क्यूट और मोटी रोशनी है, ये ट्रिक से आप याद रखना। तो CU से हो गया हमारा क्यूबिक, हम लिखेंगे CU से हमारा क्यूबिक, और हाँ कहा गया, और TE से टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं OR से ऑर्थोरोम्बिक। ध्यान से देखिएगा और समझते रहिएगा। MO से मोनोक्लिनिक, देखिए मोनोक्लिनिक। अच्छा, TI से ट्राइक्लिनिक, आराम से ट्राइक्लिनिक, ठीक है। उसके बाद RH से रोम्बोहाइड्रल, ठीक है, रोम्बोहाइड्रल, और HE से लास्ट में हेक्सागोनल।
आप इसी पैटर्न में याद कर सकते हैं और ये बना सकते हैं आराम से, खुद से बना लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। पॉसिबल वेरिएशन की बात करें वो बाद में बात करेंगे, पहले एक्सियल एंगल की बात करते हैं। आराम से क्या करना है आपको, एक्सियल एंगल नहीं, एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ में आपको हम क्या समझाए थे, एक एक्सियल लेंथ हमारा ए होता है, एक हमारा बी होता है, एक हमारा सी होता है, सब में इक्वल कर दीजिए। ए इजकल टू बी इजकल टू सी, एकदम हो ट्रिक बता रहे हैं। ए इजकल टू बी इजकल टू सी, यहां भी ए इजकल टू बी इजकल टू सी, फटाफट ए इजकल टू बी इजकल टू सी, ए इजकल टू बी इजकल टू सी, है ना, ऐसे ही ए इजकल टू बी इजकल टू सी, ए इजकल टू बी इजकल टू सी। और क्या करिए, सिंपल, सब क्या इक्वल होगा, नहीं। अब क्या करना है आपको, ये तो क्यूबिक में पूरा हमारा एक्सियल लेंथ इक्वल होता है, लेकिन इसमें a इक्वल टू बी इक्वल टू सी नहीं होता है, यहां पर b इज नॉट इक्वल टू सी होता है, ठीक है। और ये 1 2 3 तीनों में ये लेंथ इक्वल नहीं होता, तो ये काटिए, ये भी काट दीजिए, ये भी काट दीजिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, शुरुआत वाला ये दोगो जो है ये नीचे उतार देना है। ये मैं कुछ नहीं किया तो यहां भी कुछ नहीं करना है, और यहां में एक बी काटे, यहां पर बी और सी नॉट इक्वल, ये ट्रिक है भाई। क्या करना है, ये तो इक्वल रखना है सारा, इसमें यहां पर ये एक कटेगा और इसमें ये तीनों काट देना, ये कट गया, ये भी इक्वल नहीं, ये भी इक्वल नहीं, और ये वाला ये दोनों ये लास्ट में यहां पे उतार देना। समझ गए, पहले तो ए बी सी पूरा इक्वल कर देना है, पहला को छोड़ के दूसरा वाला में बी और सी इक्वल नहीं होगा, इसको काट दो, फिर ये 1 2 3 ये तीनों काट दो, ये इक्वल नहीं होता है, हमारा बॉन्ड लेंथ इसका इक्वल नहीं होता, एक्सियल लेंथ इक्वल नहीं होता। बाकी शुरुआत वाला दोगो है वो लास्ट में यहां पे पटक दो, ये इक्वल है तो ये भी इक्वल रख दो, और ये यहां पर बी सी नॉट इक्वल तो यहां भी बी सी नॉट इक्वल, सिंपल। एक्सियल एंगल्स की बात करोगे तो यहां पर क्या होता है, अल्फा बीटा गामा ये 1 और 2 और तीनों में इक्वल होता है, तो वही लिखेंगे सर, अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा इजकल टू 90 डिग्री, तीनों में ऐसे ही होगा, तीनों में एकदम हुआ वही लिखो, अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा इजकल टू 90 डिग्री, सिंपल, अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा इजकल टू 90 डिग्री, तीनों में हो जाएगा कंप्लीट। अब क्या है, चौथा वाला में अल्फा ये जो है वो गामा के इक्वल होता है, ठीक है, अल्फा इजकल टू गामा इजकल टू 90 डिग्री, लेकिन यहां पर जो बीटा है, ठीक है, वो 90 के इक्वल नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं सर। अगला तो किसी के इक्वल नहीं होता, अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा, सर अच्छा से बना लीजिए, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कोई इक्वल नहीं होता एक दूसरे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, अल्फा इजकल टू बीटा, ठीक है, समझ में आया, अल्फा इजकल टू बीटा, ध्यान से देखिएगा, अगला क्या था बच्चा, ये था ये था ये था, हाँ ये सब हमने करवा दिया, उसके बाद अल्फा बीटा के इक्वल होगा, अल्फा बीटा जो है वो 90 के इक्वल होता है ना, लेकिन गामा जो है वो 90 के इक्वल नहीं होता, यही होता है ना, गामा जो है वो 90 के इक्वल नहीं होता है, कोई बात नहीं। अल्फा इजकल टू बीटा ये 90 के इक्वल है हेक्सागोनल में, देखते रहिएगा, लेकिन हमारा जो गामा है वो 120 के इक्वल होता है। देखिएगा, एक बार मैं क्रॉस टैली करूंगा, एक बार मैच करूंगा, ठीक है, ये हमने भी याद किया था, है ना। यहां पर देखिए ट्राई क्लिनिक में, है ना, ट्राई क्लिनिक में अल्फा किसी के इक्वल नहीं होता, हाँ किसी के इक्वल नहीं, वेरी गुड। देखिए ट्राई क्लिनिक रोम्बोहाइड्रल में एक बार देख ले, रोम्बोहाइड्रल बच्चा, रोम्बोहाइड्रल में अल्फा बीटा गामा जो है तीनों 90 के इक्वल नहीं होता। अच्छा इसमें थोड़ा मिस हो गया, रोम्बोहाइड्रल ना ना, अल्फा बीटा गामा इक्वल तो होता है लेकिन 90 के इक्वल नहीं होता, ठीक है, रोम्बोहाइड्रल अल्फा बीटा गामा, यहां पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं, हो जाती है। अल्फा बीटा और गामा इक्वल तो है लेकिन 90 के इक्वल है, हल्का मिस हुआ बस, और कहीं मिसिंग नहीं है। आप देख लो मोनोक्लिनिक में भी एक बार चेक कर लेता हूं, हाँ ये सही है, बीटा जो है 90 के इक्वल नहीं होता, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सिंपल। बीटा जो है 120 के लगभग इक्वल होता है, समझ में आया। चलिए ये था एग्जाम्पल में, अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा बच्चों और समझिएगा, ठीक है। ये देखिए इसमें हमारा NaCl KCl, हाँ
NaCl और KCl हो गया। टेट्रागोनल में यहां पर T से याद रखिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, कोई दिक्कत। और SnO2 भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक में याद कर लो हमारा KNO3, ठीक है। और अगर मोनोक्लिनिक में बात करें तो याद कर सकते हो Na2SO4.10H2O, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। उसके बाद ट्राइक्लिनिक में आप याद कर सकते हो CuSO4.5H2O, ठीक है। उसके बाद रोम्बोहाइड्रल में CaCO3 याद कर लो। उसके बाद हेक्सागोनल में तो आपको पता ही है कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, ये याद कर सकते हो, ठीक है। और एक और होता है HDS, ठीक है, ये भी याद कर सकते हो। ये सारा चीज आप लिख लो, ठीक है बच्चों, बहुत आसान है भाई, ठीक है। फटाफट फटाफट लिखते चलो। अरे HDS क्या लिख दिया मैंने, CDS होगा, ठीक है। और भी एक एक एग्जांपल में लिख देता हूं। यहां पर KNO3 है तो BaSO4 लिख लेता हूं यहां पे, बाकी तो सब सही है ना। इसमें ZnS भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। ऑर्थोरोम्बिक में आप लिखते रहो तब तक, हम क्रॉस टैली कर रहे हैं, मिला रहे हैं यहां पे, हमने सही लिखा। ट्राइक्लिनिक में एकदम सही है, इसमें सही है, ऑर्थोरोम्बिक में ऑर्थोरोम्बिक, हमारा ऑर्थोरोम्बिक में KNO3 सही है। उसके बाद हमारा मोनोक्लिनिक में, ठीक है, ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप ये सारा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। अच्छा, इसमें पॉसिबल वेरिएशंस की बात करोगे तो देखो इसमें जो है ना 3 तरह का बनता है सर। इसमें BCC तरह का दिखेगा, SCC दिखेगा और FCC तरह का दिख जाएगा। टेट्रागोनल में सर क्या दिखेगा सर, इसमें BCC बनेगा और एक SCC बनेगा। और ऑर्थोरोम्बिक में सब तरह का बन जाता है, जैसे BCC तो बनेगा ही, FCC भी बन जाएगा और ECC भी बन जाएगा, और एक क्या बच गया, SCC भी बन जाएगा, चारों तरह का बन जाएगा। मोनोक्लिनिक में देखो भाई, मोनोक्लिनिक में हमारा एक ECC बनता है और एक SCC बनता है, ठीक है। और ट्राइक्लिनिक अब जितना नीचे है सब में हमारा एक ही बनेगा, SCC, इसमें भी SCC, इसमें भी SCC तरह का यूनिट सेल। टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल मिला के 14 पॉसिबल वेरिएशंस है। टोटल मिला के 14 पॉसिबल वेरिएशन बने, जिसको हम ब्रेविस लेटाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम ब्रेविस लेटाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको हम ब्रेविस लेटाइस बोलते हैं। VAIS होगा, VAIS, ब्रेविस लेटाइस बोलते हैं। 14 तरह के जो लेटाइस पॉइंट वेरिएशन में आ गए, पॉसिबल वेरिएशन 14 तरह का लेटाइस पॉइंट का मतलब 14 तरह का जो है यहां पर वेरिएशंस बन सकता है, जिसको नाम दिया गया ब्रेविस लेटाइस। ये साइंटिस्ट का नाम है, शायद इन्होंने ही खोजा था, ठीक है। तो कितने तरह के क्रिस्टल सिस्टम हुए सर, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम देखे गए, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6 और ये रहा 7, ठीक है। तो ये टेबल आपको मैंने बहुत आसानी तरीके से याद करवाया है, ये आप डेफिनेटली याद करोगे। सिंपल सा ट्रिक मैंने दिया, क्यूट और मोटी रोशनी है, CU से क्यूबिक, TE से टेट्रागोनल, OR से ऑर्थोरोम्बिक, MO से मोनोक्लिनिक, TI से हमारा हो जाएगा ट्राइक्लिनिक, RH से रोम्बोहाइड्रल और HE से हेक्सागोनल। समझ में आया बच्चों, बहुत आसान था। आज हम यहां पर इस लेक्चर को यहीं पर स्थगित करते हैं, रोकते हैं। इससे आगे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। आई होप इस टेबल को आपने याद करा होगा, समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। आई होप आपने इसको नोट करा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और माता पिता की सेवा करिए और बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आपका कोई काम नहीं है, बस आपका काम है पढ़ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।
राधे राधे, जय हिंद।